नमस्कार मित्रों, जय सेवा, जय जौहर, जय बड़ा देव। इन दिनों भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध, संप्रभुता के विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्रों की एक श्रृंखला सी चल रही है। हर माह, हर वर्ष, हर दशक, हर पीढ़ी हम नए प्रकार के षड्यंत्रों को देखते हैं। इन दिनों जो हमारे सामने में एक नया षड्यंत्र रूप ले रहा है, आकार ले रहा है, वह है 9 अगस्त का मूल निवासी दिवस, इंडिजिनस डे। हमें समझना होगा कि इंडिजिनस डे है क्या। वस्तुतः इंडिजिनस डे पश्चिम के देशों में मनाया जाना चाहिए, उन यूरोपियन देशों में मनाया जाना चाहिए जहां पर बाहरी जातियों ने आकर के वहां के मूल जनजातीय समाज को, मूल निवासियों को, वनवासियों को खदेड़ा, उनको संपत्तियों से, उनकी ही संपत्तियों से वंचित किया, उनकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया और सबसे बड़ी बात, उनके क्रूर, पाशविक और निष्ठुर प्रकार के, निर्मम प्रकार के नरसंहार किए गए, मास्केयर किए गए। ये पश्चिम का समाज जो बड़ा मानवाधिकारी बनता है, बड़ा प्रगतिशील बनता है, यदि हम इनके जनजातीय समाज के ऊपर किए गए अत्याचारों को और नरसंहारों को देखेंगे तो दिल दहल जाएगा मित्रों। इन नरसंहारों के स्मरण का दिवस होना चाहिए 9 अगस्त का इंडिजिनस डे। आश्चर्य यह है कि पश्चिम अपने विमर्श गढ़ने में बड़ा माहिर समाज है। पश्चिम का समाज जानता है कि विमर्शों को किस प्रकार गढ़ा जाना चाहिए और किस प्रकार पूरे देश की, पूरे विश्व की सोच को विभाजित अवस्था में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह विभाजन का एक नया प्रयास है। 9 अगस्त का इंडिजिनस डे यदि किसी रूप में मनाया जाना चाहिए तो वह है पश्चाताप का दिवस, वह है क्षोभ का दिवस, वह है अवसाद का दिवस, वह है क्षमा याचना का दिवस, जो कि पश्चिम ने आज तारीख तक अपने किसी भी समाज में, किसी भी देश में वहाँ के मूल निवासियों से, जनजातीय समाज से क्षमा नहीं मांगी। मूलतः ये क्षमा याचना का दिन होना चाहिए। पश्चिम के अगड़े समाज ने, प्रगतिशील समाज ने क्षमा तो नहीं मांगी, किंतु भोले भाले वहाँ के जनजातीय समाज को इंडिजिनस डे मनाने की तरफ मजबूर, विवश नहीं किया, बल्कि उनको बड़ी चतुराई पूर्वक मोड़ दिया। एक ऐसे जनजातीय समाज को जिसका स्वयं का नरसंहार किया गया और वो नरसंहार के स्मरण दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ये इससे बढ़कर विडंबना भला और क्या हो सकती है। जिस दिवस को, उसको अपने पुरखों को याद करना चाहिए था, जिस दिवस को इस संकल्प के रूप में मनाया जाना चाहिए था कि इस प्रकार के नरसंहार, मास्केयर जनजातीय समाज को खदेड़ा जाना, उन्हें अपने मूल स्थानों से अलग किया जाना दोबारा नहीं होगा। इस संकल्प के स्थान पर उनसे ही, उनके पुरखों के नरसंहार का गौरव दिवस मनाया जाना भला कहाँ तक उचित है। भारत में तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भारत का इस पूरे के पूरे इंडिजिनस की संकल्पना से कोई वास्ता ही नहीं है। वस्तुतः भारत में स्वतंत्रता के बाद ये हुआ कि पश्चिम के ईसाई समाज ने और बाहर से ही आए हुए विदेशी मुस्लिम समाज ने बाबा साहब से आशा की कि बाबा साहब अपने पूरे अनुयायियों के साथ इन दोनों में से किसी एक धर्म में अपने अनुयायियों को धर्मांतरण के लिए कह देंगे। लेकिन बाबा साहब की संज्ञा, विज्ञा और प्रज्ञा बड़ी जागृत थी। उन्होंने बड़ी चैतन्यता से पूरे समाज को सावधानी पूर्वक निर्देशित किया। उन्हें बताया कि मैं किसी भी ऐसे समाज में, ऐसे धर्म में धर्मांतरण नहीं करूंगा जो भारत की भूमि पर जन्मा हुआ नहीं हो, जिसका भारत के मूल विचार से कोई संदर्भ में कोई संबंध नहीं हो। ये दोनों के दोनों धर्म जो बाबा साहब की इस निर्णय से बड़ी आशा लगाए बैठे थे, वो निराश हो गए। उन्हें भारत में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का एक अवसर हाथ से जाते हुए दिखा और वो चला भी गया। ये बाबा साहब का प्रताप था। इसके बाद पश्चिम ने नए विमर्श गढ़ना चालू किया। जो पश्चिम में इंडिजिनस डे मनाया जा रहा था, उसको भारत में लाया गया। भारत में न केवल लाया गया, बल्कि यहाँ के जनजातीय समाज को मूल द्रविड़ समाज कहना प्रारंभ किया गया और जो दूसरे समाज है उनको आर्य कहने का एक षड्यंत्र रचा गया। हम आर्य हैं और यहाँ का जनजातीय समाज अनार्य है, इस प्रकार का विमर्श गढ़ा गया। होने ये भी लगा कि आर्य अनार्य के भेद करने में ये लोग ये भी भूल गए कि आर्य और अनार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य का शब्द होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है विकसित जाति होना,
बुद्धिमान होना, सभ्य होना। अनार्य का अर्थ है असभ्य होना। इन्होंने इस षड्यंत्र में यहाँ के मूल जनजातीय समाज को अनार्य यानी कि असभ्य कहना प्रारंभ कर दिया। एक बड़ा मूल प्रश्न उठता है मित्रों कि भला जनजातीय समाज असभ्य कैसे हो सकता है। जनजातीय समाज तो इतना सभ्य, समृद्ध और सुसंस्कृत समाज है जिसको अपने देश की माटी से, देश की परंपराओं से अगाध प्रेम होता है। उसे केवल अपने जनजातीय समाज की परंपराओं से प्रेम नहीं, उसे समूचे भारत की परंपराओं से प्रेम रहा है। हम टंटिया मामा भील, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के आगे तक आते हैं तो देखते हैं कि हजारों जनजातीय योद्धाओं का ऐसा समृद्ध इतिहास रहा है जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने और अपने कुनबों के प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने समूल नष्ट होना पसंद किया, किंतु भारत की अस्मिता पर, भारत की रक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं किया। भला ऐसे समाज को हम अनार्य समाज या असभ्य समाज कहने का दुस्साहस कैसे कह सकते हैं? किंतु यह दुस्साहस विदेशियों ने किया, वो आज भी कर रहे हैं। हमें उन्हें द्रविड़ कहकर के अनार्य कहना और बाकी के समाज को आर्य कहकर के समाज में विभाजन की रेखा खींचना, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, भारत में विभाजन पैदा करो, भारत को फिर से विभाजित कर दो, जातियों को विभाजित करो, धर्म में विभाजित करो, फिर क्षेत्रों को विभाजित करो, तरह तरह के विभाजन ला दो और भारत की एकता के साथ में खिलवाड़ करो। यही उनका एकमात्र उद्देश्य था। बाबा साहेब के विषय में एक बात और आगे आती है। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को नहीं, पूरे देश को कहा था, जनजातीय समाज को द्रविड़ कहना बंद कीजिए, ये सच्ची अवधारणा नहीं है, ये झूठी है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको पढ़कर बताता हूँ। आर्य समाज, आर्य आक्रमण की अवधारणा पश्चिम लेखकों द्वारा बनाई गई है, जो बिना किसी प्रमाण के सीधे जमीन पर गिरती है। आर्य जातिवाद की अवधारणा केवल कल्पना है। ये मेरे शब्द नहीं है मित्रों, ये बाबा साहेब के शब्द हैं। मैं पुनः बोलता हूँ, आर्य जातिवाद की अवधारणा केवल कल्पना है और कुछ भी नहीं। इस पश्चिमी सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए मैं निम्नानुसार तथ्यों पर पहुंचा हूँ, ऐसा बाबा साहेब लिखते हैं। उन्होंने जो तथ्य निकाले उनके विश्लेषण के आधार पे वो 4 उन्होंने लिखे हैं। पहला उन्होंने लिखा, वेदों में आर्य जातिवाद का उल्लेख ही नहीं है। वेदों में आर्यों द्वारा आक्रमण व उनके द्वारा दास व दस्तियों पर विजय प्राप्त करने का कोई प्रमाण नहीं है जिन्हें भारत का मूल निवासी माना जाता है। अर्थात मूल निवासी की अवधारणा को उन्होंने इस अपने लेखन के माध्यम से, न केवल कथ्य के माध्यम से बल्कि लेखन के माध्यम से भी खारिज किया है। नंबर 3 पर बाबा साहेब लिखते हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आर्यों, दासों और जनजाति समाज में नस्लीय भेद को प्रदर्शित करता हो। चौथा उन्होंने लिखा है, वेद इस बात का भी समर्थन नहीं करते कि आर्यों का रंग दासों या दस्तियों या जनजातीय समाज के रंग से अलग था। स्पष्ट है कि आज बाबा साहब के नाम पर जो मूल निवासीवाद का नया वितंडा खड़ा किया जा रहा है, वो मूलतः दलितों व आदिवासियों में उपज व रच बस गए पश्चिमी व ईसाई धर्म प्रचारकों व वामपंथियों के दिमाग का षड्यंत्र भर है। निश्चित तौर पर यदि वामपंथियों को छोड़ दें, पश्चिमी समाज को छोड़ दें, तो दलित समाज के नाम पर, जनजातीय समाज के नाम पर मूल निवासी के इस नए फंडे का कोई आधार नहीं है। ये जो नए नवोदित कहना चाहिए, जो नव जनजातीय समाज के लोग कहना चाहिए, ये लोग आज के समय में जय भगवान बिरसा मुंडा नहीं बोलते हैं। ये लोग जय भीम भी बोलना बंद कर चुके हैं। ये लोग आजकल जय मूल निवासी कह करके अपने आप को भारत से विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? हम जय भीम क्यों नहीं बोल सकते? हम जय बिरसा मुंडा क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय टंटिया मामा क्यों ना बोलेंगे? जय मूल निवासी बोलने का अर्थ क्या है मित्रों? भारत में रह रहे सभी के सभी मूल निवासी यहीं के, यहाँ की 90% जनता, भारत की 90% निवासी मूलतः यहीं के मूल निवासी है। न आर्य है न अनार्य है। आर्य अनार्य के थोथे विमर्श से हमको बचना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि इस दिवस को हमें इस रूप में मनाने को क्यों विवश किया जा रहा है, किस प्रकार के षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं वो क्यों रचे जा रहे हैं। तो उसका मूल कारण केवल यही है कि पश्चिमी समाज के ऊपर कई प्रकार की उंगलियां उठने लगी, कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे, जो उनके मानवाधिकारवादी दावे होते हैं, जो उनके ये दावे होते कि वो प्रगतिशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित अगड़े हैं,
उनके समक्ष ये प्रश्न उठता है कि आपके पुरखों ने इतने नरसंहार, इतने मास्केयर, इतने निर्मम हत्याकांड जो किए हैं, उसके संदर्भ में आपके समाज की क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया केवल एक आनी चाहिए मित्रों, कि वे क्षमा मांगे। किंतु क्षमा मांगने के नाम पर उन्होंने एक छद्म वातावरण खड़ा किया और इस दिवस को मूल निवासी दिवस के रूप में मनाने का क्रम प्रारंभ कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि वह जनजातीय समाज से, यूरोपियन देशों के उन जनजातीय समाज से जिनका उन्होंने नरसंहार किया था, उनसे क्षमा मांगते, उनके समक्ष यह संकल्प प्रकट करते कि हमारे पुरखों ने जो नरसंहार कर दिए हैं, हम क्षमा मांगते हुए यह संकल्प करते हैं कि आगे से इस प्रकार के नरसंहार करने का, इस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करने का, इस प्रकार से किसी भी जनजाति को समाज से खदेड़ देने का प्रयत्न हम दोबारा नहीं करेंगे, हम पुनः नहीं करेंगे। किंतु ऐसा संकल्प तो नहीं हुआ, ऐसा आशय भी प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने केवल अपने अवसाद और अपने पश्चाताप को दबाने के लिए मूल निवासी दिवस की एक अवधारणा नहीं खड़ी कर दी। हम थोड़े से प्राचीनता की तरफ जाते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक अध्ययन है, वेद है, शास्त्र है, शिलालेख है, जीवाश्म में श्रुतियां हैं, पृथ्वी की संरचनात्मक विज्ञान की स्थितियां हैं, जेनेटिक अध्ययन है, ये क्या तथ्य कहते हैं? इन तथ्यों के आधार पर पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति यदि कहीं हुई है तो हमारे गोंडवाना लैंड पर हुई है। हम इस गौरव भाव से तो वंचित कर दिए जाते हैं, किंतु मूल निवासीवाद के एक नए फंडे से लाद दिए जाते हैं। गोंडवाना लैंड पर जब इस जीव की उत्पत्ति हुई तब उनको पेंजिया कहा जाता था, और गोंडवाना और लरेशिया को मिला करके जो भूभाग बनता था वो गोंडवाना लैंड कहलाती थी। गोंडवाना लैंड के अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारतीय प्रायद्वीप में विखंडन के पश्चात यहाँ के जनजाति अपने अपने क्षेत्र में बढ़ गए थे। जीवन का विकास सर्वप्रथम भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। हमें इस भाव से गौरवान्वित हो जाना चाहिए कि जिस नर्मदा के तट पर रहते वह पूरे विश्व की प्रथम सभ्यता को उत्पन्न करने वाली नदी है। वह विश्व की सर्वप्रथम नदी है। हम यहाँ पर जितने अध्ययन हुए उनको देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में डायनोसॉर के अंडे और जीवाश्म प्राप्त होते रहे। यहाँ पर जिस प्रकार की कलाकृतियाँ, जिस प्रकार के रंगों का उपयोग हम देखते हैं, जिसका पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी विश्लेषण किया है, तो वो सब के सब बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने हजारों वर्ष पूर्व इतने रंगों का उपयोग उन्होंने, हरा, लाल रंग, जामुनी, नीला, इन सब रंगों का उपयोग करना उस समय सीख लिया था जब पश्चिम को रंगों की अवधारणा के विषय में पता ही नहीं था। पश्चिम को केवल काला और सफ़ेद पता था, किंतु हमारे नर्मदा घाटी सभ्यता में सारे के सारे रंगों का ध्यान था, सारे के सारे रंगों का ज्ञान था। कि नर्मदा घाटी सभ्यता और कुछ नहीं, हमारी गोंडवाना सभ्यता थी। हम इस गोंडवाना सभ्यता को भूल जाएं, हम नर्मदा सभ्यता को भूल जाएं और हम इस मूल निवासी दिवस के थोथे विमर्श में फंस जाएं। 9 अगस्त का यह दिन सिवाय इस षड्यंत्र के और कुछ भी नहीं। हमें इस षड्यंत्र से सावधान होना होगा मित्रों। हमें 9 अगस्त मनाने के स्थान पर हमारे जनजातीय समाज के योद्धाओं का स्मरण का एक दिन चुनना होगा। उस दिन की हम छुट्टी भी प्राप्त करें। 9 अगस्त की छुट्टी के नाम पर इन दिनों एक बड़ा समाज में वितंडा सा खड़ा कर रहे हैं लोग, भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमें किस दिन छुट्टी लेना है, हमें किस दिन काम करना है, ये हमारी संस्कृति तय करेगी, ये हमारा इतिहास तय करेगा, ये हमारा ज्ञान तय करेगा। विदेशी अवधारणा तय यदि फिर से करने लगेगी तो निश्चित तौर पर हम गुलामी की ओर बढ़ चलेंगे। आज इस 9 अगस्त की पूर्व संध्या पर, इंडिजिनस डे की पूर्व संध्या पर, मुझे लगता है कि हम सभी भारतीयों को नए सिरे से सावधान होना चाहिए। न केवल इंडिजिनस डे का षड्यंत्र, बल्कि बाकी के भी जितने समाज को बांटने वाले, समाज को विभाजित करने वाले षड्यंत्र उपजाए जा रहे हैं, हमें उनके प्रति सावधान होना होगा, उनके प्रति सचेत होना होगा और अपनी सभ्यता, संस्कृति व देश को बचाने के लिए हमें संकल्पित होना होगा। जय बड़ा देव, जय जोहार, जय सेवा। ये केवल जनजातीय समाज कहे ऐसा आवश्यक नहीं, ये पूरा सभ्य समाज, पूरा जनजातीय समाज, पूरा नगरीय समाज, पूरा ग्रामीण समाज, सभी कहें, एक स्वर में कहें, जय श्री राम हम एक स्वर में कहें। हर बात को हम एक स्वर में कहने की परंपरा डालें, इस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित करें और इस विदेशी षड्यंत्र को हम विफल करें। यही मेरा आप सभी से आग्रह है।
यही मेरी आप सभी से विनती है। धन्यवाद।